अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्लान बी की जासूस सीरीज़ में खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये सुनते हैं अनायतुल्लाह अत-तम्श की जंगी सरगुज़श्त, मंजिल और मुसाफिर किस्त नंबर 73। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। इस ईद के 8-10 रोज़ बाद हमने ये खबर सुनी कि जिस जंगल में इंडोनेशियाई हुर्रियत पसंदों ने हमारी बटालियन की पेट्रोल पार्टी पर हमला किया था, वहीं कहीं उन्होंने एक गोरा रेजिमेंट की कंपनी या प्लाटून पर ऐसा ही हमला किया और इन्हें खासा नुकसान पहुंचाया। वो जगह हमारे कैंप से 10-12 मील दूर थी। ये तो एक खबर थी जो हम तक पहुंची। 1-2 रोज़ बाद इसकी तस्दीक भी हो गई। वो इस तरह कि हमारी बटालियन को हुक्म मिला कि कल इस जंगल में एडवांस होगा और दूसरी तरफ से गोरा रेजिमेंट आएगी। हम समझ गए कि इस जंगल को घेरे में लेकर फ़ौज आगे बढ़ेगी और जंगल की तलाशी लेगी। ख्याल था कि इंडोनेशियाई गुरीलों ने यहाँ अपना कोई ठिकाना या अड्डा बना रखा था। चूँकि दफ्तर में मैं काम करता था, इसलिए मैंने ब्रिगेड या गालिबन डिवीज़न हेडक्वार्टर का ऑपरेशन ऑर्डर देख लिया। ऐसे ऑर्डर खुफिया हुआ करते हैं। मैंने ही नहीं बल्कि दूसरे हवालदारों ने भी ये ऑर्डर देखा। मैंने सूबेदार मोहम्मद अशरफ को बताया कि हमारी बटालियन जिस ऑपरेशन पर जा रही है, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इसमें यह भी लिखा था कि रॉयल एयरफोर्स के लड़ाका हवाई जहाज़ इस जंगल पर बमबारी करेंगे। इस ऑपरेशन के लिए हमें 3-4 रोज़ जंगल में रहना था। सूबेदार मोहम्मद अशरफ ने कहा कि ये इत्तला शाम से पहले इस कस्बे में पहुंच जानी चाहिए ताकि गुरीलों का अगर वहाँ कोई अड्डा है तो वो वहाँ से गायब हो जाए। अब सवाल ये था कि ये इत्तला कौन पहुंचाएगा। मैंने कहा मैं जाऊँगा। कस्बे में जाने पर कोई पाबंदी थी ही नहीं। मैं दिन के पिछले पहर कस्बे में चला गया और मस्जिद में जाकर असर की नमाज़ पढ़ी। मुझे मस्जिद के इमाम से मिलना था, यह उस शख्स से जिसने ईद के रोज़ इमाम का खुतबा उर्दू में सुनाया था। इमाम थोड़ी देर पहले असर की नमाज़ पढ़ा कर जा चुका था। 5-6 इंडोनेशियाई मस्जिद में बैठे हुए थे जिन्होंने बाजू फैलाकर मेरा इस्तकबाल किया। इनमें से कोई भी मेरी ज़ुबान नहीं समझता था। मैंने इशारों में इन्हें बताया कि मैं इमाम से मिलना चाहता हूँ। एक शख्स मेरे इशारे को समझ गया। वो मुझे अपने साथ लेकर चल पड़ा। इमाम घर पर मिल गया। मैंने उससे पहली बार ज़रा आज़ादी से मिल रहा था। मस्जिद में उस रोज़ उसके साथ जो मुलाकात हुई थी वो ईद मिलने तक ही थी। मुझे पता चला कि वो थोड़ी सी उर्दू जानता है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया कि मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ जो उस रोज़ मस्जिद में इसका तर्जुमान बना था। इमाम ने अपने छोटे बेटे से कहा तो वो बच्चा दौड़ पड़ा और 15-20 मिनट के बाद मतलूबा शख्स आ गया। इन लोगों ने मेरी बड़ी खातिर तवाज़ो की। मैंने उसे बताया कि कल से इस जंगल में ऑपरेशन हो रहा है और रात ही रात अपने गुरीलों को इत्तला भेज दे कि वहाँ से निकल जाए। मैं बस इतना सा पैगाम देकर वहाँ से आ गया। असल ऑपरेशन तो गोरा रेजिमेंट ने करना था, क्योंकि गुरीलों के मुतालिक जो इत्तला मिली वो इसी रेजिमेंट को मिली थी। लड़ाका बमबार तैयारों को गोरा रेजिमेंट ने ही रहनुमाई देनी थी और बमबारी करानी थी। हमारी बटालियन का काम यह था कि अपनी तरफ से इस जंगल को घेरे में लेकर भागने वाले गुरीलों का रास्ता रोकेंगे और जिस तरह गोरा रेजिमेंट के मुताबिक कोई भी कार्रवाई ज़रूरी समझी गई तो हमारी बटालियन करेगी। चूँकि पूरी बटालियन जा रही थी, इसलिए मैं भी अपनी कंपनी के साथ गया। कंपनी कमांडर के साथ रहना था। मैं ये सारा फौजी ऑपरेशन बयान नहीं करूँगा, इसमें आपकी दिलचस्पी की कोई बात नहीं। सारा फौजी मामला था। मैंने ऐसे ऑपरेशन फ्रंटियर के कबायली इलाके में देखे थे और शामिल भी हुआ था। वहाँ 3-4 ब्रिगेड छावनी से निकलते और वसी और इस पहाड़ी इलाकों में फैल जाते और दूर दूर तक निकल जाते। रास्ते में कोई नज़र आता इसे पकड़ लेते या गोली मार देते थे, लेकिन कबायली पठान कम ही नज़र आया करते थे। वहाँ अंग्रेज़ ये जुल्म भी करते थे कि जहाँ कहीं कबायलियों की खड़ी फसल नज़र आती उसको नुकसान देते और उनके छोटे छोटे गाँव भी तबाह बर्बाद कर देते थे। इंडोनेशिया में फ्रंटियर वाली बेआबोगया पहाड़ियाँ तो नहीं थी, घना जंगल था। ऑपरेशन भी इसी नौयत का था और मुझे ये ख़तरा नज़र आ रहा था कि ये लोग इंडोनेशियों की बस्तियाँ उजाड़ देंगे। मैं सोचता था कि उन्होंने यहाँ भी फ्रंटियर वाली स्कीम चलानी है। मुसलमान, इनका रद्दमल क्या होगा। अगले रोज़ हमारी बटालियन जंगल में पहुँच गई और जंगी तरतीब में गई। मालूम हुआ कि दूसरी तरफ से गोरा रेजिमेंट और शायद कोई और बटालियन भी गोरा रेजिमेंट के साथ थी। 10:30 बजे तो 6-7 लड़ाका बमबार हवाई जहाज़ आ गए। इन्हें गोरा रेजिमेंट ने वायरलेस पर टारगेट बताया होगा। इन हवाई जहाज़ों ने फ़ज़ा में एक चक्कर काटा और एक दूसरे के पीछे गोते में आए और बम गिराकर आगे निकल गए। जब सारे जहाज़ बम गिरा चुके तो वो फिर गोते में आकर मशीन गन ने फायर करते आगे निकल गए। इस तरह उन्होंने इस जंगल में इतनी आग बरसाई कि वहाँ किसी इंसान का जिंदा रहना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। सूरज गुरूब होने से ज़रा पहले हमारी बटालियन और गोरा रेजिमेंट आमने सामने आ गई। इन पलटनों ने पूरा जंगल छान मारा और ये पूरे जंगल में फैली हुई थी।
इन्हें कोई इंडोनेशियाई गुरीला वहाँ भागता या कहीं पोजीशन में बैठा नजर न आया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जहाँ बम गिरे थे वहाँ गहरे गहरे गड़े पड़ गए थे और दरख्त जड़ों से उखड़ गए थे। एक भेड़िया मरा हुआ देखा और एक जगह एक जानवर और मरा पड़ा था जो मैंने दूर से देखा, वो बकरी जैसा लगता था। बात मुख्तसर ये है कि इस जंगल में इतनी बड़ी फौज को कुछ न मिला। मैं अफसर तो नहीं था कि मुझे राज की बातें भी मालूम हो जाती। ये 4-5 दिनों बाद मालूम हुई। बात यह थी कि इस जंगल में वाकई इंडोनेशियाई गुरीलों ने अपना अड्डा बना रखा था और यहाँ से गुरीले गुरोहों में निकलकर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करने जाते थे, लेकिन उस रोज़ वहाँ एक भी गुरीला नहीं था। ये भी मालूम हुआ कि कुछ ऐसे आसार और निशानात मिले थे जिनसे पता चलता था कि यहाँ उनका अड्डा था। 7-8 दिन बाद मैंने अपने एक दोस्त के साथ वाले कस्बे में गया और फिर मस्जिद के इमाम और उस आदमी से मिला। उन्होंने मेरा शुक्रिया इस तरह अदा किया जैसे मैं कोई पीरो मुर्शद था। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इन्हें पहले इत्तला न देता तो इनका कमोबेश 200 तरबियत याफ्ता गुरीले मारे जाते और उस रात 4-5 कमांडर भी वहाँ मौजूद थे जिन्हें गुरीला जंग लड़ने का और लड़ाने का भी भरपूर तजर्बा था। मेरी मुखबरी पर इन गुरीलों को बर वक्त इत्तला पहुँचा दी गई थी कि रात ही को वहाँ से निकल जाए। चुनांचे वो सुबह से पहले वहाँ से निकल गए। अंग्रेज़ों का इतना बड़ा ऑपरेशन नाकाम रहा। 7 दिन गुजर गए तो एक रात हमारे कैंप पर गुरीलों ने हमला कर दिया। हम जो मुसलमान थे बहुत परेशान हुए कि इन गुरीलों ने हमें पहले ना बताया और अचानक हमला कर दिया है। हमारे लिए अपने दिफा में लड़ना ज़रूरी हो गया था, लेकिन लड़ने का मतलब ये था कि हमने मस्जिद में इनके इमाम से जो वादा किया था इसकी खिलाफवर्जी होती थी और फिर हमने भी हलफ उठाया था। हमला ऐसा नहीं था कि गुरीले फायरिंग कर रहे थे, बल्कि वो कैंप में घुस आए थे और उन्होंने कैंप के अंदर आकर फायरिंग शुरू की थी। हम ये देखकर कुछ हैरान हुए कि गुरीले सिर्फ हिंदू और सिख कंपनी पर शबखून मारकर चले गए। मुसलमान कंपनियों को भी हुक्म मिला था कि वो गुरीलों को घेरा डालकर पकड़ने की कोशिश करें। मुसलमान कंपनियां फ़ौरन उठी और उन्होंने घेरा डालने की कोशिश भी की थी, लेकिन गुरीले आधा घंटा भी न ठहरे और गायब हो गए। जितनी देर वो कैंप में रहे इनका नारा मर्दी का सुनाई देता रहा। सुबह मालूम हो कि हमारी बी कंपनी के 21 जवान मारे गए हैं और 30 या 32 राइफलें गायब हो गई हैं। रात को हम लोग राइफल स्ट्रेन गन अपने साथ रखा करते थे। सिखों की कंपनी के सिर्फ 7 जवान और एक नाइक मारा गया था और इन दोनों कंपनियों के जख्मियों की तादाद भी खासी ज़्यादा थी। सिखों की कंपनी से भी 10-12 राइफलें गायब हो गई थी और कुछ और सामान भी चला गया था। इससे हमने अंदाज़ा किया कि इंडोनेशियाई गुरीले किस कदर दिलेर और बहादुर हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। मैं कहा करता था कि इंडोनेशियाई हुर्रियत पसंदों ने शबखून हमारे कैंप पर मारकर हमारा सर फख्र से ऊंचे कर दिए हैं। दोनों मुसलमान कंपनियों के खैमों की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं था। इस शबखून ने एक मसला खड़ा कर दिया, इस पर आप भी गौर करें। हमारे कैंप की तरतीब ये थी कि पहले यानी एक तरफ बी कंपनी के खैमे थे, ये हिंदुओं की कंपनी थी। इसके आगे हमारी यानी ए कंपनी थी, ये मुसलमान कंपनी के खैमे थे। इससे आगे सी कंपनी के खैमे थे और ये कंपनी सिखों की थी। इससे आगे मुसलमानों की डी कंपनी के खैमे थे और इससे आगे बटालियन हेडक्वार्टर के खैमे थे। अफसरों के खैमे इस कैंप से ज़रा हटकर थे। इंडोनेशियाई गुरीलों ने शबखून इस तरह मारा कि बी कंपनी के खैमों पर हमला किया और फिर आगे मुसलमानों की ए कंपनी को छोड़ दिया और इससे आगे सिखों की कंपनी के खैमों पर हल्ला बोला और इससे आगे मुसलमानों की कंपनी के खैमों को जैसे देखा ही ना हो। इससे साफ जाहिर होता था कि गुरीलों ने मुसलमानों को दानिस्ता छोड़ दिया था और हिंदू और सिखों पर हमला किया। एक मसला ये भी सामने आया कि मुसलमानों की दोनों कंपनियां शोर शराबा सुनते ही बेदार हो गई थी, लेकिन लगता था जैसे उन्होंने दानिस्ता गुरीलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। ये दोनों कंपनियां तेज़ी से उठकर कैंप को घेरे में ले सकती थीं ताकि कोई गुरीला निकल कर न जा सके। रोशनी राउंड्स बेशुमार फायर हुए थे जिनकी रोशनी ने रात को दिन बना दिया था। गुरीले साफ नजर आते थे, लेकिन इस पर फायर इसलिए नहीं किया था कि अपने जवान अपने ही जवानों की गोलियों से मारे जाएंगे। शबखून बड़ी ख़तरनाक कार्रवाई होती है, खलबली मच जाती है और जिन पर शबखून मारा जाता है वो समझ ही नहीं सकते कि क्या करें। अगर एक गुरीला सामने नज़र आता है तो इस पर स्टेन गन फायर की जाए तो इसे छलनी किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे और दाएं बाएं अपने जवान होते हैं जो इस फायर की जद में आ सकते हैं। इसके अलावा ये बात भी थी कि हमारी बटालियन पर पहली बार इस किस्म का हमला हुआ था और बटालियन को ऐसा हमला रोकने का कोई तजर्बा नहीं था। बहरहाल ये बात अफसरों ने ख़ास तौर पर नोट की कि गुरीलों ने हिंदू और सिखों पर हमला किया और मुसलमानों ने वो जवाबी कार्रवाई न की जो इन्हें करनी चाहिए थी। हम समझ गए कि गुरीलों को किसी मुसलमान ने पहले बता रखा था कि कैंप में हम किस तरतीब में रहते हैं। ये पता नहीं चल रहा था कि उन्हें ये तरतीब किसने बताई थी। इसका पता चलाना ज़रूरी भी नहीं था और पता चलाना चाहिए भी नहीं था, क्योंकि बात मुंह से निकल जाती तो वो गैरों तक भी पहुंच जाया करती है। मैं आपको बता देता हूं कि ये कारनामा किसका था। बटालियन हेडक्वार्टर में तहसील चकवाल के किसी गांव का रहने वाला एक हवालदार गुलाम नबी हुआ करता था। वो चूँकि पढ़ा लिखा था इसलिए इसे इंटेलिजेंस सेक्शन में रखा गया था।
वो एक बार साथ वाले कस्बे में गया और इसने गुरीलों को कैंप की तरतीब बताई थी और इन्हें कुछ और बातें भी बताई थी। ये भी पता चल गया था कि हवालदार गुलाम नबी ने ही ने कहा था कि वो इस तरह शबखून मारे। अफसरों को मालूम नहीं था ये काम हवालदार गुलाम नबी का है। अगले रोज़ पूरी बटालियन को फॉलो इन किया गया और हमारे कमांडिंग अफीसर ने एक लेक्चर दिया जिसका लुबेलुबाब यह था कि बटालियन के ओहदेदार और जवान इस्लाम के रिश्ते को इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। ये एक जुर्म है जिसकी सज़ा मौत भी हो सकती है। हमारे कर्नल ने साफ अल्फाज में तो ना कहा कि मुसलमान इंडोनेशियाई गुरीलों के साथ खुफिया रब्ता रखते हैं। इसका मकसद और मतलब यही था। उसने मुसलमानों का नाम लिए बगैर धमकियाँ मेज़ लेक्चर दिया। उसने ये भी कहा कि ऐसा वाक़या फिर कभी हुआ तो बटालियन पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी कि कोई जवान कैंप से बाहर नहीं जा सकता। मुसलमान कस्बे की मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। इस शबखून का दूसरा असर यह हुआ कि बटालियन के हिंदू और सिख मुसलमानों के खिलाफ हो गए और वो इंडोनेशियाई मुसलमानों को गालियाँ देते थे। खुसूसन सिख धमकियाँ देते थे कि वो इन मुसलमानों से अपने जवानों के खून का इंतकाम लेंगे। हिंदू कंपनी में भी ऐसा ही गम गुस्सा पैदा हो गया। बाद सिख जवान मुसलमान जवानों से कहते थे कि अपने इन मुसलमान भाइयों को समझा दो वरना हम इनके कस्बे पर हमला कर देंगे और इनकी लड़कियों को उठा लाएंगे। मुसलमान आमतौर पर सिखों की धमकी सुनकर हंस पड़ते थे। ज़ाहिरी तौर पर तो हम हंस पड़ते थे लेकिन अंदर से हम जल उठते थे और हमारा खून खोलने लगता था। हम अपने गुस्से का इजहार इसलिए नहीं करते थे कि हम पर शक न हो जाए कि हमारे दिलों में इंडोनेशियाई मुसलमानों की ज़रा सी भी हमदर्दी है। हम जानते हैं कि सिखों की गालियाँ जो वो इंडोनेशियाई मुसलमानों को देते थे हम किस तरह बर्दाश्त करते थे। आखिर एक वाक़या हो ही गया। वो इस तरह कि इस सिख नाई ने एक रात इंडोनेशियाई मुसलमानों के खिलाफ ऐसी ही बात कह डाली। हम 4-5 आदमी वहाँ खड़े थे। एक मैं था, 2 और जवान खड़े थे और एक यही हवालदार गुलाम नबी था जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। इस सिख नायक ने इंडोनेशिया की मुसलमान औरतों के मुतालिक वैसी ही गंदी बात कही जो विलंदेजी औरतों के मुतालिक मशहूर थी। ये तो मैं आपको सुना चुका हूँ कि विलंदेजी औरतों का किरदार क्या था और वो किस तरह अपनी इज्जत और आबरू राशन, सिगरेट और शराब के चंद घूंटों के लिए पेश कर दिया करती थी। इस सिख नायक ने कहा कि यहाँ की मुसलमान औरतें भी ऐसी ही हैं। सिख हर बात बड़े ही गंदे अल्फाज में किया करते थे। इस सिख ने मुसलमान औरतों के मुतालिक भी ऐसे ही नंगे अल्फाज इस्तेमाल किए। हम हंसबे मामूल हंस पड़े लेकिन मैंने देखा कि हवालदार गुलाम नबी के होंठों पर जो ज़रा सी मुस्कुराहट थी वो भी गायब हो गई थी। वो कुछ कहे बगैर वहाँ से चला गया। अगली सुबह पता चला कि ये सिख नायक लापता है। रात को अपने खेमे में मौजूद था। आधी रात के वक्त भी उसे देखा गया था। फौज में सूर्य निकलने से बहुत पहले पूरी बटालियन जाग उठती थी। उस वक्त सिख खेमे में नहीं था। इसे हर तरफ देखा गया लेकिन वो कहीं भी नजर न आया। दिन के 2 बज रहे थे जब बटालियन के दफ्तर में इत्तला पहुंची कि सिख नायक की लाश कैंप से तकरीबन 1 मील दूर एक खड्ड में पड़ी है। सिखों की कंपनी का सूबेदार और 2-3 सिख दौड़े गए और वापस आए तो उन्होंने इस सिख नायक की लाश उठा रखी थी। मैंने लाश देखी थी। इसका पेट दाएं से बाएं तक चाक हुआ था और उसकी अंतड़ियाँ वगैरह बाहर निकल आई थी जिन्हें हाथ से उठाकर पेट में रखा गया था। पेट पर उसी की पगड़ी बांध दी गई थी ताकि पेट के अंदरूनी अज़ा पेट में ही रहे। ये पता नहीं चल रहा था कि इसे कहाँ मारा गया और इसकी लाश इतनी दूर क्यों फेंकी गई। अगर इसे किसी इंडोनेशियाई पसंद ने मारा होता तो इसकी लाश कैंप के करीब ही पड़ी होनी चाहिए थी। इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि सिख इतनी दूर क्या करने गया था कि किसी इंडोनेशियाई मुसलमान का शिकार हो गया। बाकायदा इंक्वायरी हो रही थी। अगले रोज़ किसी सिपाही के मुंह से बात निकल गई कि उसने उस नायक को हवालदार गुलाम नबी के साथ रात को फलां जगह खड़े बातें करते देखा था। गुलाम नबी से पूछा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया लेकिन शक उसी के खिलाफ पक्का होता गया। मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं कि और कैसी शहादत और सुराग मिले थे जिनसे ये जाहिर हो गया कि इस सिख नायक को हवालदार गुलाम नबी ने कत्ल किया है। हवालदार गुलाम नबी को बाकायदा हिरासत में ले लिया गया। अब उसका कोर्ट मार्शल होना था और ज़ाहिर है उसे सजाए मौत मिलना थी। सजाए मौत नहीं तो उम्र कैद तो कहीं नहीं गई थी। फौज में कोई सिपाही जुर्म करे तो उसे क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया जाता है लेकिन कोई हवालदार ऐसा जुर्म करे तो इसे गिरफ्तार करना पड़े तो इसे बंद नहीं किया जाता बल्कि एक हवालदार इसके साथ एस्कॉर्ट के तौर पर मुकर्रर कर दिया जाता है। उस वक्त इसे पेटी कैद कहा करते थे। शायद आजकल भी यही कहते हैं। पेटी कैद का मतलब यह था कि हिरासत के दौरान यह हवालदार बेल्ट नहीं बांध सकता था। गुलाम नबी पर भी एस्कॉर्ट मुकर्रर कर दिया गया। वो हर वक्त खेमे में रहता था और एक हवालदार पर ड्यूटी देता था। अगले रोज़ एक और हवालदार को मुकर्रर कर दिया जाता था। कोर्ट मार्शल की तैयारियां होने लगी। अभी इब्तदाई कार्रवाई करनी थी और ये कागजात ब्रिगेड हेडक्वार्टर को जाने थे जहाँ से कोर्ट मार्शल के अहकाम मिलने थे। पहले 2 दिन जिनमें हवालदारों ने गुलाम नबी पर एस्कॉर्ट ड्यूटी दी वो मुसलमान थे। तीसरे रोज़ एक हिंदू हवालदार की ड्यूटी लगी। इस रात हवालदार ने रात गुलाम नबी के साथ रहना था। ये 24 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी। सुबह देखा कि इस हिंदू हवालदार की लाश खेमे में पड़ी है और गुलाम नबी लापता है।
गुलाम नबी 2 स्टेन गन्ने और जितना एमुनेशन इसके हाथ लगा अपने साथ ले गया था। अब तो साफ पता चल गया कि सिख नाइक को भी उसी ने कत्ल किया था और अपने एस्कार्ट हवालदार को भी कत्ल करके वो भाग गया है। सब जानते थे कि वो कहाँ चला गया है। कत्ल करे या कोई और संगीन जुर्म करे, कोई इस तरह फरार हो जाए तो इसके कहीं भी पाँव नहीं लगते। हर वक्त हर जगह मुखबरी और गिरफ्तारी का ख़तरा रहता है और आदमी भागा भागा फिरता है। मैं जिस मुल्क की बात कर रहा हूँ और जो हालात पहले सुनाए हैं, इस मुल्क और इन हालात में भागने वाले मुसलमानों के लिए कोई ख़तरा नहीं था। इंडोनेशियाई मुसलमान ऐसे मुसलमान फ़ौजियों को जो उनके पास पहुँच जाते थे सर आंखों पर बिठाते और दिली तौर पर इज्जत और एहतराम करते थे। अंग्रेज़ ऐसा जुर्म बख्शने वाली कौम नहीं थी। गुलाम नबी एक सिख और एक हिंदू को कत्ल करके भागा था। अंग्रेज़ अफसर जानते थे कि वो कहाँ गया है। अलसुब हिंदू की लाश खैमे में देख ली गई और ये भी कि गुलाम नबी लापता है। उसी वक्त हिंदू और सिखों दोनों कंपनियों को फौरी तैयारी का हुक्म मिला और इन कंपनियों को करीबी कस्बे की तरफ रवाना कर दिया गया। हमने देखा कि कस्बे को दोनों कंपनियों ने मुहासरे में ले लिया। वो कोई इतना बड़ा कस्बा नहीं था, यूँ समझ लें कि एक ज़रा बड़ा गाँव था। चूँकि वहाँ सारी आबादी मुसलमानों की थी, इसलिए वो साफ़ सुथरे रहने वाले लोग थे और अपनी हर हरकत से तहजीब याफ्ता लगते थे। तहजीब याफ्ता ना लगते तो भी वो अपना वक़ार कायम रखने वाले और वक़ार पर मर मिटने वाले लोग थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अनायतुल्लाह अत-तम्श की ये जंगी सरगुज़श्त अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए हमारा चैनल। अल्लाह हाफिज़।